मेरी गर्दन उसके हाथों में थी और वह लगातार दबाव डाले जा रहा था, इसलिए मेरे गले से कराह भी नहीं निकल सकी। मैंने दोनों हाथों से उसके बाल पकड़ लिए। इस प्रयत्न में हम दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। मैंने उसकी नाक के अग्रभाग पर दांत जमा दिए। मैंने उसे दर्द से बिलबिलाता महसूस किया। गर्दन की पकड़ ढीली हो गई। फिर वह चीख पड़ा। अब तक मात्र दर्शक की भांति खड़ा उसका साथी हमारी ओर झपटा। उसने कोट और स्वेटर के नीचे छुपी अपनी पीठ के इर्द गिर्द लिपटी साइकिल की चेन निकाल ली थी। उसके हाथ में दबी चेन एक बार उसके सर के ऊपर हवा में घूमी, फिर मेरी कमर से आ लिपटी। मुझे लगा कि मेरे हिस्से की खाल उधड़ती चली गई थी। असहनीय पीड़ा से मेरा चेहरा विकृत हो गया, लेकिन मेरी और जोगिंदर की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नाक मेरे दांतों में दबी थी और वह दोनों हाथों से मेरी गर्दन को पीछे धकेलने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। तभी दौड़ते हुए कदमों की आहट गली में आकर रुकी। मैंने कनखियों से देखा, आगंतुक मदन था। नाक काट लो हरामजादेगी, मदन चिल्लाया। जोगिंदर का साथी चैन सहित मदन की ओर झपटा। बुरी तरह चीखते जोगिंदर ने मेरी गर्दन को पीछे धकेलने के साथ साथ पेट पर घुटने से प्रहार शुरू कर दिए। मेरे दांत उसकी नाक पर कसते चले गए। अचानक उसके कंठ से दर्दनाक चीख उभरी। उसका क्रोध तुरंत समाप्त हो गया। मुझे अपने मुंह में मांस के छोटे से लौथड़े का स्पर्श और होंठों पर गर्म चिपचिपापन महसूस हुआ। मैंने नफरत से थूक दिया। जोगिंदर की नाक की फुनगी मेरे मुंह से निकलकर नीचे जा गिरी। वह आखिरी ढोर की तरह डकरा रहा था, जख्मी ढोर की तरह डकरा रहा था। मेरे हाथों में अभी भी उसके बाल थे। मैंने उसका सर जोर से दीवार के साथ टकराया, साथ ही उसके पेट में घुटने का भरपूर वार किया। उसकी आंखों में तुरंत ब्रेक लगा। गले से धीमी कराह निकली और उसका शरीर लहराकर नाले में जा गिरा। वह बेहोश हो चुका था। उसकी नाक से खून बहे जा रहा था। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। जोगिंदर का साथी साइकिल की चेन घुमाकर मदन पर वार करने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन फुर्ती से इधर उधर उछलकर मदन खुद को बचाए जा रहा था। मदन की बाईं बांह बेजान सी झूल रही थी। सहसा उसने इतनी आश्चर्यजनक फुर्ती का प्रदर्शन किया कि मैं दांतों में उंगली दबाने पर विवश हो गया। चैन अभी हवा में ऊपर ही थी कि मदन सर झुकाए तीर की तरह आगे झपटा और इससे पहले कि चैन नीचे आती, उसके सर की जबरदस्त टक्कर जोगिंदर के साथी की छाती के निचले भाग पर पड़ी। वह उलटकर पीठ के बल नीचे जा गिरा। अगले ही क्षण मदन उसकी छाती पर सवार था। मदन के दाएं हाथ के ताबड़तोड़ घूंसों ने उसके छक्के छुड़ा दिए। उसके पीड़ा से विकृत चेहरे से जगह जगह से खून बह रहा था। सांस धोंकने की तरह चल रही थी। चैन हाथ से छूटकर उपेक्षित सी अलग पड़ी थी। मदन उसके ऊपर से उठा और उसकी पसलियों में भरपूर ठोकर जमा दी। ऊपर उठ सुअर के बच्चे, मदन दाढ़ा। जोगिंदर का साथी निश्चल हाँफता रहा। मदन ने उसकी पसलियों में एक ठोकर और जमाई। जोगिंदर के साथी ने पीड़ा से होंठ काट लिए। प्रत्यक्षतः उसके कस बल निकल चुके थे। अचानक उसका दायां हाथ अपने कोट की जेब की तरफ लपका। सतर्क मदन ने तत्क्षण उसकी कहोनी के जोड़ पर ठोकर दे मारी। इस बार वह बुरी तरह चीखा। हाथ जेब तक नहीं पहुंच सका। मदन ने नीचे झुककर उसकी जेब में हाथ घुसेड़कर बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। कुपित मदन ने
उसे मोटी सी गाली दी, फिर उसके सिर पर रिवाल्वर के भारी दस्ते से प्रहार कर दिया। उसका शरीर निश्चल हो गया, वह होश गंवा बैठा था। जोगिंदर अभी तक भी नाली में बेहोश पड़ा था। मदन ने प्रश्नात्मक दृष्टि से मेरी ओर देखा। भागो, मैं तीव्र स्वर में बोला। हम दोनों गली से बाहर दौड़े। मेरी पसलियां दर्द से चीख रही थी, पीठ पर असहनीय जलन थी, घुटनों का जोड़ टूट गया था। आपको ज़्यादा चोट आई है? मदन ने पूछा। मैं उसके सवाल का नज़रअंदाज कर गया। तुम्हारी बाह को क्या हुआ? मैंने पूछा। थोड़ी सी चूक हो गई थी, वह बोला, और कोहनी के जोड़ पर चैन खा बैठा। फिर हंसा। लेकिन मुझे खुशी है कि जोगिंदर को आपने नकटा बना दिया। होश में आने के बाद साला अपनी नाक की फुनगी को ढूंढता फिरेगा। गली से बाहर पहुंचकर मैं रुका। मदन, मैं हाँफता हुआ बोला। थोड़ी दूर पर किंग लाट में मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है, तुम जाकर उसे ले आओ। मैंने चाबी निकाल कर दे दी और होटल के गेट के बाहर मुझे मिलो, इससे पहले कि ये दोनों होश में आकर अपनी फौज को बुलाएं। हमारी खैरियत इसी में है कि यहाँ से भाग जाएं। ठीक है। मदन पार्किंग लॉट की ओर दौड़ गया। होटल शहर से एकदम बाहर और निहायत ही घटिया था। गंदे बिस्तरों पर मैं और मदन आमने सामने बैठे थे। हमारे हाथों में गर्म पानी मिली बांडी के गिलास थे। हमें पूरा यकीन था कि हमारा पीछा नहीं किया गया था। रास्ते में एक मेडिकल स्टोर पर रुककर मदन से मैंने एस्पिरिन की गोलियां, आयोडेक्स की पट्टियां वगैरह खरीदवाई थी। फिर एक वाइन शॉप से ब्रांडी की बोतल खरीदने के बाद हमने इस होटल में आकर डेरा जमाया था। कबाड़ खाने जैसे कमरे में पहुंचते ही हमने एस्पिरिन की गोलियां निगली। फिर मदन ने मेरी पसलियों और घुटनों पर अच्छी तरह आयोडेक्स की मालिश की और दोनों जगह बड़ी सफाई से पट्टियाँ बांधी। न तो मेरी कोई पसली टूटी थी और न ही घुटने की हड्डी। अलबत्ता दोनों जगहों पर दर्द काफ़ी था, जो कि सने सने कम होता जा रहा था। पीठ की जलन भी काफ़ी कम हो गई थी। मदन ने अपनी बाह की मालिश की। मैंने उसकी कोहनी पर पट्टी बांध दी। वह होटल की किचन से एक जग गर्म पानी ले आया। ब्रांडी के शुरू के दो तगड़े बैग हमने कुछ ऐसे ताबड़तोड़ ढंग से पिए थे मानो फटाफट उसे न पीने की सूरत में हम मर जाने वाले थे। गोलियों के असर, मालिश और ब्रांडी के सुरूर की वजह से हम अपनी हालत में आश्चर्यजनक रूप से सुधार महसूस कर रहे थे। मैं बोला, सुबह फ़ोन पर तुमने जिस गर्मागर्म जानकारी का हवाला दिया था वो किस सिलसिले में थी? अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। वह सर हिलाता हुआ बोला, मुझे वापस जाकर अपने और 2-3 दोस्तों को टटोलना होगा। कल सुबह आपको पक्की जानकारी दे दूंगा। उसका ताल्लुक दामोदर राणा के गिरोह से है। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन अभी मैं दावे से कुछ नहीं कह सकता। मेरे इन दोस्तों, रहने दो मदन, मैं उसकी बात काटता हुआ बोला, बेहतर होगा कि शहर में वापस न जाओ। मैं तुम्हें कुछ रुपए देता हूँ, थोड़े अरसे के लिए यहाँ से दूर चले जाओ। आज जो कुछ हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर था। यह मामला बेहद खतरनाक रुख अख्तियार करने वाला है, जानता हूँ, लेकिन एक बार तो मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ। हालात कितना खतरनाक मोड़ ले चुके हैं मैं भी जानता हूँ। वह दिन जिद भरे शोर में बोला, लेकिन मेरा नाम भी मदन है। मैं उनके हत्थे चढ़ने वाला नहीं हूँ। मैंने गौर से उसे देखा। उसके चेहरे पर दृढ़ता और आत्मविश्वास की झलक स्पष्ट परिलक्षित हो रही थी। ठीक है, मैं विवशतापूर्ण बोला, लेकिन बेहद चौकस रहना। आप बेफिक्र रहिए। वह लापरवाही से बोला,
कल मैं मुंबई की गाड़ी पकड़ लूँगा। मुद्दत से वहाँ नहीं गया हूँ। यार दोस्तों के बड़े बुलाए भी आ चुके हैं। मैंने जेब से अपना पर्स निकाला, खोलकर देखा, उसमें 800 कुछ रुपए थे। मुझे याद आ रात में नीलम के साथ क्लब भी जाना था। मैंने 200 रुपये उसकी ओर बढ़ा दिए। फ़िलहाल इन्हें रख लो, मैं बोला। कल सुबह बैंक से निकलवा कर और दे दूँगा। यही काफ़ी है। वह अपनी चमड़े की जरकीन की जेब में नोट डालता हुआ बोला, मेरे पास भी 1,500-2,000 रुपये पड़े हैं, बहुत हो जाएंगे। वह धूर्ततापूर्वक मुस्कुरा और फिर, आप तो जानते हैं अपन हाथ के कारीगर हैं, लोगों की जेबों में भरे नोट हमारे ही तो हैं, जब ज़रूरत पड़ती है निकाल लेते हैं। अचानक वह गंभीर हो गया। आपके लिए मैं जो कुछ भी करता हूँ पैसे के लालच में नहीं करता। दरअसल बात यह है कि बचपन में ही मैंने जीने का खतरनाक ढंग अपना लिया था। वही मुझे चैन से नहीं बैठने देता। मेरी बदकिस्मती है कि बुरी सोहबत में पड़ जाने की वजह से पढ़ लिख नहीं पाया था। खैर छोड़िए, अब तो ज़िंदगी का यही ढर्रा रास आ गया है। वह खड़ा हो गया, ब्रांडी ख़त्म करके गिलास मेटल पीस पर रखा। अच्छा चलता हूँ, कल सुबह आऊँगा। मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ। नहीं, यह मुझे फंसवा देगी। इसका हुलिया उन सबको पता जा चुका होगा जो हम लोगों की तलाश में घूम रहे होंगे। रिवॉल्वर है तुम्हारे पास?